हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे डीएलएड का डीएलएड सेकेंड ईयर मैथ्स का सिलेबस। तो हमारे फर्स्ट यूनिट में फाइव चैप्टर्स है, जिसमें से कि आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पैटर्न रिकॉग्निशन। उससे पहले आप सभी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल and if you like it please share it. So let's start. Pattern recognition. A number of patterns may be observed in nature, in our surroundings, in our discussions, in particular task etc. आपने देखा होगा कि जो हम पैटर्न बहुत बार हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आसपास की जगहों पे देखते हैं, सराउंडिंग्स में देखते हैं। हम लोग बात कर रहे होते हैं तब हम पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, या किसी पर्टिकुलर टास्क में हम एक पैटर्न सा बना देते हैं कि आपको इस पैटर्न में खड़े होना है। फॉर एग्जांपल डांस कर रहे हो तो आप खड़े हो जाते हो ना, आपके टीचर्स बोलते हैं कि आपको ऑल्टरनेट में खड़ा होना है सो डैट आपके हाथ टच ना हो आपस में डांस मूव्स करते हुए। तो ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स के एग्जांपल है। पैटर्न इन डेज ऑफ वीक: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन अगेन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे चलता रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। पैटर्न इन कलर ऑफ अ कर्टेन। एक पर्दा है, ठीक है, तो उसमें ना 3 कलर्स में वो पैटर्न बना हुआ है, येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो ग्रीन ऑरेंज। तो ये एक पैटर्न है कि एक पर्दे में ये ऐसे ही लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो ग्रीन ऑरेंज, और उसके बाद भी ये येलो ग्रीन ऑरेंज के पैटर्न में ही बना हुआ होगा, डेकोरेटिव पर्दा होगा। देन है ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑन द वॉल ऑफ अ मॉन्यूमेंट। जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, तो आपने उनकी दीवारों पे ना कुछ अलग अलग पैटर्न्स देखे होंगे। तो उसमें से कुछ एग्जांपल ये आपके सामने हैं, स्क्रीन पे देखो, ये पैटर्न्स बने हुए हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हमें ऐसे पैटर्न्स हमें बहुत बार मॉन्यूमेंट्स पे देखने को मिलते हैं। देन आता है पैटर्न विद न्यूमरल्स। पैटर्न विद न्यूमरल्स में हम नंबर्स में भी कई बार पैटर्न्स होता है, छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16। अब हम इसमें पैटर्न देखते हैं कि क्या है। 1 में 1 के बाद आप ऐड करो कि 4 कितने बाद आएगा, 2, 3, 4, 3 ऐड हुआ। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। अब 3 के बाद 5 ऐड हुआ। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 हुआ, अब 7 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि बार बार ना हर नंबर में 2 ऐड हो जाते हैं, 2 ऐड हो रहा है। तो यानी कि अगर लास्ट टाइम हमारा 7 ऐड हुआ 9 के बाद, तो अब हमारा होगा 9 ऐड 16 के बाद, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अब हमारा आंसर होना चाहिए 25। वो क्यों? क्योंकि पहले तो था 3 का गैप, देन आया 5 का, यानी कि 3 + 2 5, देन आया 7 का गैप, यानी कि 5 + 2। तो अब हम नेक्स्ट में जब हम ऐड करेंगे, हम करेंगे 7 + 2 9, ठीक है, और उसके बाद 9 + 2 11, यानी कि 25 के बाद हम 11 ऐड करेंगे सो डैट हम एक सीक्वेंस में चल सके। नेक्स्ट एग्जांपल है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे तो 2 की टेबल चल रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो नेक्स्ट नंबर्स जो होंगे वो 2 की टेबल में होंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। ओके, all such patterns are needed to be recognized properly so that the continuation of pattern is known in advance. ये जो सारे पैटर्न्स होते हैं ये बहुत प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि कंटिन्यू पैटर्न क्या चल रहा है, हमें पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि एक हम एग्जांपल्स लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे पैटर्न्स जनरली पढ़ाए जाते हैं, यूज़ होते हैं। Teacher make the beginners to drill days of week as Monday, Tuesday, Wednesday. Students drill the pattern, then relate it to day talk of today, tomorrow or yesterday. So they come to know about the rotation of days in a week and repetition of the same pattern week by week. एक टीचर है, ठीक है, तो उन्होंने ना फॉर एग्जाम्पल क्लास में बोल दिया कि है ना रोज़ आपको क्लास में 2 वर्ड्स बताने हैं रोल नंबर वाइज। तो अगर मंडे को रोल नंबर 1 की टर्न है, ट्यूसडे को रोल नंबर 2, तो आपको ऐसे ना पैटर्न अपना याद रखना कि नेक्स्ट डे किसका है। संडे को आप सबकी छुट्टी होती है तो उस डे को काउंट नहीं करोगे। तो बच्चों ने इसको कर लिया टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में अपने से सेकंड और थर्ड रोल नंबर को पहले ही बता दिया कि आज मेरी टर्न है, कल तेरी है, और उससे नेक्स्ट डे और कल तेरी थी, आज मेरी है, और अब नेक्स्ट डे तेरी है।
तो इस टाइप से बच्चे एक रिपीटेशन में पैटर्न को समझेंगे कि टीचर कैसे करा रही है या कैसे बोल रही है उन्हें पढ़ाने के लिए, उन 2 वर्ड्स को पूरी क्लास में रिपीट कराने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैनी पीपल माइट हैव सीन द सेम कर्टेन क्लॉथ विद पैटर्न ऑफ कलर्स ऑन इट, but only few have paid attention for the pattern. The people who observe and recognize the pattern really admire the beauty in mathematics. कई बार जैसे हम पर्दे पे बहुत सारे डिज़ाइंस देखते हैं, कई बार हम कलर्स देखते हैं और कई बार उस पर भी लीफ बनी होती है डिफरेंट कलर्स की। तो ये एडमायर करता है ब्यूटी को, जो बच्चे मतलब जल्दी से देख लेते हैं ना कि हाँ यहाँ पे तो मैथ्स में बना हुआ है पैटर्न, तो वो ज़्यादा अच्छे से मैथ्स की ब्यूटी को समझ पाते हैं। बहुत कम लोग अटेंशन देते हैं पैटर्न को, तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, हमारे माइंड के लिए भी अच्छा होता है। Thousands or lakhs of people visit monuments. Most of them admire the art and hard work performed, but only few of them recognize the geometrical patterns hidden behind the artwork. हम कई बार मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करने जाते हैं, लेकिन सब लोग ये तो बोलते हैं कि ये कितने अच्छे से बनाया है, कितना हार्ड वर्क किया होगा, इतनी छोटी छोटी ब्रिक्स का यूज़ किया है या मार्बल्स लेके आए थे जिससे ये बना है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि उसके अंदर जो पैटर्न बना हुआ है उसको देख पाते हैं कि इस आर्ट वर्क में उन्होंने क्या सोच के ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। एवरीबडी स्टार्ट्स लर्निंग अबाउट नंबर्स फ्रॉम वेरी अर्ली एज। हर कोई ना बहुत छोटी एज से ही नंबर्स को याद करना सीख जाता है। वी ऑल गो थ्रू वेरियस ऑपरेशंस, फार्मूला एक्सेट्रा ड्यूरिंग स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल्स, बट इफ़ वी कम अक्रॉस सम नंबर सीरीज और पैटर्न, वी हैव टू पुश आवर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। हम लोग ना बचपन से नंबर्स तो सीख रहे हैं, लेकिन जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ा सीक्वेंस में नंबर्स के लिए पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, तो उसमें हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें हमारी ब्रेन एक्टिविटी भी हो रही है और हम क्रिएटिव भी बन रहे हैं पैटर्न्स को यूज़ करते हुए। सो पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रेन टास्क. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ completing the series. Also, it is the first step in the process of generalizing the series. Next step for both the processes is inductive reasoning. तो अब हमारा नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। यहाँ पे हमारा पैटर्न का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब जनरलाइजेशन के में आता है हमारा पैटर्न और इंडक्टिव रीजनिंग। तो हमारा पैटर्न ख़त्म होता है, अब आते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग पे। तो लेट्स स्टार्ट। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर पैटर्न्स एंड मेकिंग जनरलाइजेशंस. Inductive reasoning is the process of analyzing patterns after recognition to form generalizations. In fact, recognition pattern initiates a process of thoughts in mind. This process proceeds spontaneously and logically to find the hidden fact or system behind the pattern. The process of thoughts proceeds in mind with the help of previous knowledge and experiences. It leads to a conclusion or generalization regarding the pattern. Thus, inductive reasoning is the process of analyzing patterns after recognition to form generalization. जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये इन्वॉल्व करता है कि हम पहले एक सीरीज़ को देखें, उसका पैटर्न समझें, फिर हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करें कि क्या यहाँ पे ये पैटर्न यूज़ हो रहा है, क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद हम वहाँ पे हमारे प्रीवियस नॉलेज को और लॉजिकली सोच के हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं प्रीवियस नॉलेज को लेके, या जो हम सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए, तो ये हमारा हेल्प करता है कि हम पैटर्न को एनालाइज कर पाए और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा पाए। ठीक है, अब इंडक्टिव रीजनिंग के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि Susan appeared in a competition test and passed it. He was wearing his green trouser on the day of exam. Again, he cleared an interview wearing the same trouser at the time of interview. So he logically generalized that wearing his green trouser always shows success to him. अब क्या करता है सुजन है, वो एक कंपटीशन टेस्ट में जाता है और उसे पास कर लेता है। फिर वो उस दिन ना जब वो कंपटीशन टेस्ट देने गया था, उसने ना ग्रीन कलर की ट्राउज़र डाली हुई थी, ग्रीन कलर की पैंट डाली हुई थी। तो अगेन जब वो किसी इंटरव्यू में जाता है तब भी उसने ग्रीन कलर की पैंट डाली होती है और वो उससे पास हो जाता है। तो अब उसने ना ये चीज़ मान ली कि अगर मैं ग्रीन पैंट डालूंगा और किसी भी कंपटीशन में जाऊंगा या अपना इंटरव्यू में जाऊंगा तो मैं ज़रूर उसमें सक्सेस पा लूँगा, ज़रूर उसमें पास हो जाऊंगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक बच्चा है, उसने ना एक हाइट से बॉल को डाला, ठीक है, तो वो उतनी ही हाइट पे बाउंस बैक करके आई। अब बच्चे ने अगली बार क्या किया कि बच्चे ने ना जिस हाइट से डाली थी उससे भी ऊंची हाइट से बॉल को डाला। अब जो बॉल थी वो
फर्स्ट टाइम में जितनी ऊंची आई थी अब उससे ऊंची आई। अब थर्ड टाइम में बच्चा क्या करता है कि बच्चा ना और भी ज़्यादा ऊंचाई से फेंक देता है बॉल को। मतलब सेकंड टाइम उसने जो ऊंचाई से फेंकी थी वो उससे भी ज़्यादा ऊंचाई से फेंक रहा है। तो जो बॉल है वो फर्स्ट और सेकंड टाइम दोनों बार से ऊंचा ही बाउंस बैक करके आई। तो ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग हो गया। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल डे टू डे लाइफ का ले सकते हैं। एक बच्चा है, ठीक है, तो वो ना रोज़ देखता है कि जब वो सो जाता है तो उसकी मम्मी ना उसे छोड़ के चली जाती है अपना काम करने। तो ना नेक्स्ट टाइम वो ऐसे ही करता है, जब वो सो के उठता है तो वो अपनी मम्मी को नहीं देखता। तो उसके मन में ना एक डर बैठ गया कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरी मम्मी ना मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए ना वो अपनी मम्मी का फिर या तो हाथ पकड़ के सोता है या उनके कपड़े पकड़ के सोता है, सो डेट उसे पता चल जाए अगर मम्मी कहीं जा रही है तो। अब आता है इंडक्टिव रीजनिंग फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। रीजनिंग इज फंडामेंटल टू द नोइंग एंड डूइंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में क्यों इन्वॉल्व है, कि इंडक्टिव रीजनिंग हो, इंडक्टिव रीजनिंग क्यों की जाती है मैथ्स को बढ़ाने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स में यूज इंडक्टिव रीजनिंग टू डिस्कवर पैटर्न्स इन मल्टीप्लाइंग बाय 10 और मल्टीप्लाइंग बाय 100। अब आप सामने देख रहे हो 3 × 10 30, 8 × 10 80, 10 × 10 100। तो हम ये देख रहे हैं कि हम ना बस जो हमारा नंबर है उसको ऐड अप कर रहे हैं और लास्ट के बस जीरोस लगा रहे हैं। ऐसे ही 100 की टेबल के साथ हो रहा है। 3 × 100 300, 8 × 100 800, 10 × 100 1000। तो ऐसे ही हुआ कि हमने फर्स्ट डिजिट्स लिए एंड देन बाकियों में डबल ज़ीरोस लगा दिए। अब अगर हम मल्टीप्लाइंग बाय 1000 करेंगे तो भी सेम पैटर्न चलेगा। 3 × 1000 3000, 8 × 1000 8000। तो यानी कि हमने लास्ट में बस 3 ज़ीरोज़ ऐड करते गए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूज इंडक्टिव रीजनिंग व्हेन दे लुक एट मैनी डिफरेंट पैरेललोग्राम्स, दे ट्राई टू लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव इन कॉमन। The reasoning process is enhanced by considering those figures that are not parallelograms and discussing how they are different. अब एक बार क्या टीचर क्या करती है कि ना वो बच्चों को फिगर्स दे देती है जो कुछ पैरेललोग्राम्स है और कुछ नॉन पैरेललोग्राम्स हैं। तो बच्चे ना पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो वो फिर ना निकाल लेते हैं कि कौन सी फिगर्स पैरेललोग्राम्स है और कौन सी नहीं। तो मतलब उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ किया, एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया और जो चीज़ें आपस में मिल रही थी, जो करेक्टरिस्टिक्स मिल रही थी, उनको देखते उन्होंने पता लगा लिया कि पैरेललोग्राम कौन सा है और नॉन पैरेललोग्राम कौन सा है। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ड्रॉ फ्यू ट्राइंगल्स and measure all the three sides of each triangle. They find sum of any two sides and compare it with the third side for each triangle. Through inductive reasoning, they reach to the result in a triangle. Sum of two sides is greater than the third side. अब एक टीचर क्या करती है, वो बच्चों को बोलती है कि तुम्हें ना बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाने हैं, अलग अलग मेजर, अलग अलग साइड्स के, कोई भी सेम मत बनाना। तो तीनों साइड्स के जो वो डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाते हैं ना, तो बाद में वो ये नोटिस करते हैं कि वो कोई भी ट्राइंगल बनाए, किसी भी मेजर का बनाए, जो हमेशा दो साइड्स का सम होगा, जब वो दो साइड्स को ऐड करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये इंडक्टिव रीजनिंग से उन्होंने पता लगाया, उन्होंने एक करेक्टरिस्टिक देख ली कि दो साइड्स अगर ग्रेटर है तो थर्ड साइड हमेशा बड़ी, तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ी होगी ही होगी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ड्रॉ फ्यू ट्राइंगल्स एंड मेजर ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ईच ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ईच ट्राइंगल गिव्स देम अमेजिंग रिजल्ट। Through inductive reasoning, they conclude that the sum of three angles in each triangle is 180 degree. अब एक टीचर ने बच्चों को बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाने के लिए दे दिया और जो उनके एंगल्स थे उन्हें मेजर करने को बोला। अब बच्चों ने सब ट्राइंगल्स के जब एंगल्स को मेजर करके ऐड किया तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि वो कोई भी ट्राइंगल ले ले लेकिन हमेशा थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे अभी उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग की कि उन्होंने पूरी करेक्टरिस्टिक्स देखी, सबको बहुत सारे ट्राइंगल्स को ट्राई किया, तब जाके वो एक कंक्लूजन पे आए कि हाँ ऐसा सच में होता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री इन अ ट्राइंगल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद नंबर्स इन पेयर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑड एंड even number. They are instructed to add one odd and one even number of each pair. They are asked
to comment upon the nature of results obtained. They will undergo reasoning process to give comments and may conclude that the sum of an odd and an even number is an odd number. बच्चों को टीचर बोलती हैं कि आपको बहुत सारे नंबर्स लेने हैं, लेकिन आपको एक ऑड नंबर लेना है और एक इवन लेना है, तो आपको उन्हें ऐड करना है। तो आप नोटिस करो कि कौन सा, क्या वो इवन नंबर ही बन रहा है या ऑड नंबर ही बन रहा है। तो बच्चे ना सब नंबर्स ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ले लिया 2+3, 2 इवन नंबर है, 3 ऑड है, तो 2+3 इज इक्वल्स टू 5, 5 ऑड नंबर आया। अब उन्होंने नेक्स्ट ले लिया 4+5, तो 4 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो 4+5 इज इक्वल्स टू 9, वो भी ऑड नंबर है। तो यहाँ पे उन्होंने रीजनिंग की एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि अगर इवन और ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट में हमारा आंसर ऑड नंबर ही होगा। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन के लिए कुछ स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को। नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन, हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। थर्ड है इंडक्टिव रीजनिंग, हम उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स को जोड़ते हुए सोचते हुए एक कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ इसमें यही चीज़ पक्का हो रही है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हम ये देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या यही लग रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे और सिचुएशंस में उसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए। उसके बाद हम जनरलाइजेशन करेंगे, फिर हमारा जनरलाइज होगा कि हाँ ये रिजल्ट इससे बिल्कुल करेक्ट आएगा इस हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। हम देखते हैं एग्जांपल में, प्रीति बॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹300। प्रीति ने 10 नोटबुक खरीदी 300 रुपये में। सिमरन ने 15 नोटबुक खरीदी 450 रुपीज़ में। सागर ने 19 नोटबुक्स खरीदी 570 रुपीज़ में। ठीक है, अब हमें जनरलाइज करना है कि एक नोटबुक कितने की पड़ी, ठीक है, या एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है। तो पहले तो हमने ऑब्जर्व किया इसका पैटर्न, ऑब्जर्वेशन की कि बच्चों ने कैसे लिया। तो हम एक टेबल बना लेंगे सिर्फ इसको जनरलाइज करने के लिए, आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 10 नोटबुक्स मिली 300 रुपीज़ की, 15 नोटबुक्स मिली 450 की, 19 नोटबुक्स मिली 570 की। अब हम अगर पैटर्न को देखें तो 10, 15, 19 और कॉस्ट है 300, 450, 570। अब इंडक्टिव रीजनिंग को देखते हुए हम इसमें ना एल्जेब्रिक फॉर्म लगा रहे हैं कि हम कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ले लेते हैं x और हम टोटल में से फिर उसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया, 300 को 10 से डिवाइड कर दिया, 450 को 15 से और 570 को 19 से। अब इन्होंने देखा कि एक नोटबुक की कॉस्ट आ रही है 30 रुपीज़। जब इन्होंने इसको डिवाइड किया तो फॉर्मेशन हो गई, हमने फॉर्मूला बना लिया कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें। अब वेरीफाई करने के लिए अब हमने ये जो फॉर्म किया है फॉर्मूला, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हो, अब हम इसको दूसरे में अप्लाई करेंगे। तो अब हमने क्या किया, एक रेस्टोरेंट का बिल ले लिया जिसमें था 2 मसाला डोसा है 240 रुपये के, 3 इडली है 225 रुपीज़ की, 4 प्लेट सांभर वड़ा है 320 रुपीज़ का, 4 उत्पम है 500 रुपीज़ के। तो हमने क्या किया, हमने अपना फॉर्मूला यूज़ किया, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 240, यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट 240 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने 2 प्लेट्स डोसा के ली थी, तो 240/2 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 120, यानी कि 1 मसाला डोसा प्लेट हुई 120 रुपीज़ की। अब ऐसे ही हम दूसरे में देख लेते हैं, 3 प्लेट्स इडली है, तो 3 प्लेट्स इडली में टोटल 225 की कॉस्ट है। अब हम इसमें वही करेंगे, टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो 225/3 इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो हमने एक तरह से इसको पूरा हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन कर लिया, तो ये हमने जनरलाइजेशन किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर द गिवन सीक्वेंस 10, 7, 9, 6, 8, 5, 7, ये हमारी सीक्वेंस दी गई है। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या सीक्वेंस ऑब्जर्व की गई है, तो हमने वो लिख दी, स्क्रीन पर देखो। देन है पैटर्न रिकॉग्निशन, अब हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें कि ये सीक्वेंस कैसे चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि 10, 7, 9, 6, 8, 5, 7, तो ये ना ऑल्टरनेट डिजिट पे
बिफोर वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि प्रेडिसेसर में चल रहे हैं। 10 के बाद 9, फिर 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 और ऐसे इधर 7, 6, 5। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर होना चाहिए हमारा 4, और इधर से अगर हम चले तो 7 के बाद आता है 6, यानी कि 4 एंड 6 हमारे नेक्स्ट डिजिट होंगे। तो हमने ये एक तरह से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर हम करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। टू साइड्स आर क्लब्ड, बोथ द ऑल्टरनेट सीरीज आर इन डिक्रीजिंग पैटर्न। हमने इंडक्टिव रीजनिंग भी कर ली साथ के साथ। हमने दो साइड्स को अलग अलग कर लिया कि ये कैसे चल रहे हैं, और हमने ये नोटिस किया कि ये ऑल्टरनेट में चल रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग पैटर्न। ये नंबर छोटा होता जा रहा है जैसे वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। फिर हमने फॉर्म कर ली थीसिस कि जो हर टर्म है वो प्रेडिसेसर है अपनी प्रीवियस ऑल्टरनेट टर्म का, यानी कि बिफोर है, प्रेडिसेसर है उससे छोटा है, एक नंबर कम। वेरिफिकेशन में हमने हाइपोथेसिस में क्या किया कि हमने देखा कि वो कैसे माइनस में -1 चल रहा है ऑल्टरनेट्स पे, तो ये हमने जनरलाइजेशन किया पूरा। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत लॉजिकली प्रोसीड होता है। ये एक स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि वो ऑब्जर्व करे चीज़ों को और वो सोचे कि क्या होना चाहिए इस पैटर्न, वो रिकॉग्नाइज कर पाए पैटर्न को ऑब्जर्व करके। ये स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे इंडक्टिव रीजनिंग को इम्प्रूव करता है, लॉजिकली थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करता है। एम्पावर द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वाइल परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस, हमारी क्रिएटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और हम मैथ्स पे ट्रस्ट कर पाते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ मैथ्स के जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं वो सब ट्रू हैं। स्टूडेंट्स एनकरेज्ड फील करते हैं और कन्विंस्ड रहते हैं अपने रिजल्ट को खुद जनरलाइज करके। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इस चैप्टर से मेरे लिए कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंटली आता है, वो है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ जनरलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को हम मतलब हमारी बुक्स में या अभी जैसे मैंने पढ़ाया तो उसमें क्लियरली नहीं था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेप्स को विद एग्जांपल्स अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शॉर्ट में लिखा है आंसर, तो आप इसको और भी बढ़ा के लिख सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए। द स्टेप्स ऑफ जनरलाइजेशन आर: फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन। वी हैव टू ऑब्जर्व वेरियस एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू अ सब टॉपिक in the process of observation. Second, pattern recognition. Pattern is a repeated design or a sequence. We observed a lot of pattern in nature, in our surroundings, etc. Example: rectangle, circle, rectangle, circle, rectangle, circle. Inductive reasoning. The pattern is explained through observation using previous knowledge and logical reasoning. Example: a boy bicycles in a white shirt got accident. Again, when he wore white shirt, he got into an accident. So he logically generalized that wearing white shirt got him into an accident. तो मतलब एक बच्चा है वो वाइट शर्ट में बाइसिकल पे घूमता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है दोबारा से। वो जब भी वो वाइट शर्ट पहनता है वो अपनी बाइसिकल पे है तो फिर से एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो उसने जनरलाइज कर लिया कि वो जब भी वाइट शर्ट पहनता है तो वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, वो वाइट शर्ट पहनेगा ही नहीं। अब उसने हाइपोथेसिस फॉर्म कर ली, एक पैटर्न सा जनरलाइज कर लिया यहाँ पे। और वेरिफिकेशन में हम बहुत से और एग्जांपल्स ले सकते हैं हाइपोथेसिस को यूज़ करने के लिए। और जनरलाइजेशन में यही है कि जब हमने वेरीफाई किया बहुत से एग्जांपल्स को तो वो ट्रूली हमें लीड करता है हमारे रिजल्ट की तरफ, हमारे रिजल्ट को अच्छे से देखने की तरफ। जैसे कि वही एग्जांपल, सम ऑफ एन ऑड प्लस एन इवन इंटीजर इज ऑलवेज एन ऑड इंटीजर, और अ सम ऑफ एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, इट इज़ जनरलाइजिंग। तो हम इसमें ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल्स लिख के इन्हीं चीज़ों में बढ़ा के अपने आंसर को पूरा लिख सकते हैं। ये शॉर्ट में था, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।